हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलती है बायोलॉजी और आयुर्वेद के वीडियोस हर रोज़ सुबह 9 बजे। तो इसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास का एक टॉपिक जिसका टाइटल है गैमेटोजेनेसिस। आप जानते हैं कि ये एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, उसका टॉपिक है। और इसमें आज हम केवल स्पर्मेटोजेनेसिस की डिटेल लेंगे। तो शुरू करूं तो मैं आपको बताऊं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं बच्चों, उन्हें गोनेट्स कहते हैं। और ये गोनेट्स मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज होते हैं। और ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और जो फीमेल है वो ओवम प्रोड्यूस करती हैं अपने इन्हीं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के थ्रू। और इसके अलावा ये सेक्स हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं। और जितने भी सेक्स हार्मोन इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से रिलीज़ हो रहे हैं बच्चों, वो सभी स्टेरॉइड इन नेचर हैं, जिन्हें एंड्रोजन और एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन भी कहते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस को स्टडी करते हैं। हालांकि आज हम यहाँ पर केवल स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे। ooजेनेसिस के लिए अगला वीडियो आप वेट कीजिएगा। तो आइए शुरू करें आज का टॉपिक बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप जानते हैं कि इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, ये बताएंगे कि हाउ द स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जितनी भी बात यहाँ पर होगी वो थ्रू आउट द एनसीईआरटी होगी, लाइन बाय लाइन। तो आप ध्यान से समझते जाइए। तो एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों के इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म, यानी टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं उन सेल्स का नाम है स्पर्मेटोगोनिया। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के समय। तो ध्यान रखिएगा, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है बच्चों, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट है? ये इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल में प्रेजेंट है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन करती है ये माइटोटिक डिवीजन के थ्रू करती हैं बच्चों। यानी इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है रिमेन सेम होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। और इससे ये अपना नंबर जो है वो इंक्रीज करती हैं, यानी अपनी संख्या बढ़ाती हैं। बस ध्यान रखिएगा कि स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन के थ्रू मल्टीप्लाई होती है। अब क्योंकि माइटोटिक डिवीजन के थ्रू मल्टीप्लाई हुई हैं बच्चों, तो ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड इन नेचर, यानी ऑब्वियस सी बात है कि 46 क्रोमोसोम कैरी करेगी। और इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है उन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है पीरियडिकली अंडरगोज मियोसिस, यानी लगातार एक के बाद एक पीरियडिक मैनर में मियोसिस परफॉर्म करती हैं, मियोसिस प्रोसीड आउट करती हैं। और मियोसिस के थ्रू ही आगे के जो इवेंट हैं वो फिर कैरी आउट होते हैं। तो अब देखिए कि अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, फॉर्म 2 हैप्लॉइड सेल। और उससे 2 हैप्लॉइड सेल बनेगी, जिन्हें कहते हैं बच्चों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आप देख ही रहे हैं कि इसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो गया, रिड्यूस हो गया। इसीलिए इस डिवीज़न को रिडक्शन डिवीज़न भी कहा गया। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न की कर रहे हैं, जिसमें प्राइमरी से सेकेंडरी बन गई। अब ईच द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीज़न। अब सेकेंड मियोटिक डिवीज़न करेंगी, लेकिन ये जो सेकेंड मियोटिक डिवीज़न है ये रिडक्शनल डिवीज़न नहीं होगा, ये इक्वेशनल डिवीज़न होगा। और इससे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटेड्स बनेंगे। और ये जो स्पर्मेटेड्स हैं बच्चों, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्पर्मेटोजोआ। और यही स्पर्मेटोजोआ तो स्पर्म्स हैं। तो आपको पता चला कि स्पर्म्स बनने के लिए क्या क्या इवेंट हुए थे। अब आप समझिए यहाँ पर कि द प्रोसेस ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो स्पर्मेटेड से स्पर्म में हुआ, तो इसी को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, यानी जब जब ट्रांसफॉर्म हो गए, तो स्पर्म हेड बिकम्स एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स एक स्पेशलाइज सेल हैं जो प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर रीजन में। और इनका जो सर है वो सर्टोली सेल्स में धंसा हुआ रहता है बच्चों। और फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बाय द स्पर्मेशन, यानी रिलीजिंग का जो प्रोसेस है उसे स्पर्मेशन कहते हैं।
बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबरिटी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं जो चल रही हैं। ध्यान दीजिएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबरिटी पे स्टार्ट होता है, और वो स्टार्ट क्यों हुआ था? क्योंकि कुछ इंक्रीमेंट हुआ था गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, उस प्रोसेस का नाम था स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आइए आगे बढ़ें, और GnRH के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, यानी हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन है। और द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे ये अपना अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा और स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन। तो वहाँ से 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होंगे, LH एंड FSH। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH का मतलब है बच्चों, आप जानते हैं कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहलाते हैं, जो सिक्रीट हुए थे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। फिर FSH के बारे में बात करें तो FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल पे अपना इम्पैक्ट डालेगा और स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स स्टिमुलेट होंगे विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करने के लिए FSH जो है वो अपना रोल प्ले करता है, और FSH अपना रोल प्ले करेगा सर्टोली सेल्स के ऊपर। तो ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम स्पर्म की बात करें आगे बच्चों, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो ह्यूमन बॉडी की एक इकलौती फ्लैजिलेटेड सेल है, और इसमें पर्टिकुलरली 4 रीजन है बच्चों। हेड है, नेक है, फिर मिडल पीस है, और फिर टेल है। तो ह्यूमन सेल है तो माइक्रोस्कोपिक तो होगी, लेकिन इसकी खास बात है कि ये ह्यूमन बॉडी की इकलौती फ्लैजिलेटेड सेल है, और ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये एक हल्का सा स्ट्रक्चर दे दिया मैंने आपको, यहाँ आप समझना चाहें तो कि टेल कहाँ पर है, मिडल पीस कहाँ पर है, और बच्चों हेड रीजन कहाँ पर है। हेड रीजन में आपका न्यूक्लियस और एक्रोसोम है, मिडल पीस में आपका माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रियोल है, और फिर मिडल पीस में ही माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, और टेल तो है ही है जो इसको मूवमेंट प्रोवाइड कराएगी। और आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेसिकली। फिर बच्चों स्पर्म्स में ही अगर आगे बात करें कि अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। आपने पीछे ही देखा, पूरी जो स्पर्म की पूरी बॉडी है उसको घेरे हुए रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और द स्पर्म हेड कंटेन अ इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो इसके जो हेड रीजन है उसमें न्यूक्लियस रहता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है नो डाउट, और द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। और जिसका ऊपरी हिस्सा है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं बच्चों एक्रोसोम। ये डायग्राम में हमने देखा अभी। फिर द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एन एंजाइम। तो एक्रोसोम के पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। और द मिडल पीस हैव न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। मिडल पीस वाले रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बहुत सारे, ये भी अभी डायग्राम में देखा था आपने, और ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो स्पर्म है वो मूवमेंट कर पाए बढ़िया। फिर बच्चों मूवमेंट ऑफ टेल फैसिलिटेट द स्पर्म मोटेलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। अब आप ध्यान रखिएगा, आपसे अगर कोई बोले कि वाई द स्पर्म परफॉर्म मोटेलिटी, तब आप बताइएगा कि बिकॉज द फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। और ये जो मूवमेंट है ये टेल प्रोवाइड कराती है, यानी एसेंशियल है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, एनसीईआरटी की है, तो आपको पूछी जा सकती है कहीं भी, नीट में भी और बोर्ड में भी। फिर ये एक और बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है कि द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कॉइटस। तो किसी भी एक सेक्सुअल इंटरक्रॉस के दौरान जो नॉर्मल इजैकुलेशन अमाउंट है स्पर्म्स का वो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स का है, जो जनरली 2 to 3 ml सीमेन में एग्जिस्ट करता है। For normal fertility, at least 60% of sperms must have normal shape and size, and
एटलीस्ट 60% ऑफ देम मस्ट शो द विगरस मोटेलिटी, यानी उन 60 में से 40% स्पर्म्स में बढ़िया मोटेलिटी होनी चाहिए, एक हाई लेवल की मोटेलिटी होनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं जो फर्टिलिटी है वो परफॉर्म होती है, अदरवाइज फर्टिलिटी जो है वो अफेक्ट हो जाती है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, 60% एंड 40%। फिर स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल। पहली बात यह है कि स्पर्म रिलीज कहाँ से हो रहे हैं, वो सेमिनिफेरस टिब्यूल से हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट होकर के आते हैं बाय द एसेसरी डक्ट। तो कुछ एसेसरी डक्ट हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो इन स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट कराती हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन, यानी जहाँ ये अपने टारगेट साइट तक पहुँच पाए। तो ये जो एसेसरी डक्ट हैं ये उसको कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग का काम कराते हैं। Secretion of the epididymis, vast difference, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperms। तो आप ध्यान रखिएगा कि एपिडिडाइमिस का सिक्रेशन, वास्ट डिफरेंस का सिक्रेशन, फिर सेमिनल वेसाइकल का सिक्रेशन और फिर प्रोस्टेट का सिक्रेशन। तो ये जो सिक्रेशन है ये ज़रूरी है स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए और फिर उसकी मोटेलिटी के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और आपका शॉर्ट नोट भी तैयार होता है। तो आगे बढ़े बच्चों कि द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन, यानी आपसे अगर कोई बोले कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीमेन एंड स्पर्म, तब आप बताइएगा कि स्पर्म प्लस जो सेमिनल प्लाज्मा है दोनों को मिला करके कहते हैं सीमेन। और स्पर्म तो इंडिविजुअल सेल है, तो स्पर्म अगर उस प्लाज्मा में एग्जिस्ट कर रही है, दोनों एक साथ हैं, तो उन्हें सीमेन कहते हैं बच्चों। और द फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज एंड्रोजन। तो आप ध्यान रखिएगा ये जो एंड्रोजन्स हैं ये ही तो रोल प्ले करते हैं कि भाई जो एसेसरी डक्ट हैं वो बढ़िया काम कर रही हैं कि नहीं कर रही है, उन डक्ट का सिक्रेशन बढ़िया निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। तो थैंक यू बच्चों देखने के लिए। ये जितना भी मैंने कंटेंट दिया है ये सब एनसीईआरटी का था, ये आपको बोर्ड और नीट दोनों में हेल्प करेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे इस बायोवेदिक्स चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।